हाय, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेज ऑफ एजुकेशन में। एक बार फिर आप सभी के साथ बने रहे। आप सभी लोग आ गए हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों के चेहरों पे स्माइल आ गई है। पता नहीं क्यों। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग सर, कॉस्ट शीट, ये इट इज एक तरह से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है मेरे बच्चे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका एमसीक्यूज के लिए हो, चाहे वो आपके नॉर्मल कॉलेजेस या कंपैरेटिवली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूनानिमस हर जगह मिलेगा। इट्स अ यूनानिमस टॉपिक, इट्स स्प्रेड एवरीवेयर। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। और जहां पे भी आपको लगता है चीजों के बारे में आपको और क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज फील फ्री, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट। सर ये कॉस्ट शीट होता क्या है? सर ये सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मैं बिल्कुल बताता हूँ। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों आया, देखो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपका समय लेता हूँ। हुआ क्या कॉस्टिंग के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि कॉस्टिंग में सर होता क्या है, कॉस्टिंग में कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, और ये कॉस्टिंग हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो जो कॉस्टिंग होती है, देखिए मैं अपनी राय रखूंगा। बेसिकली क्या होता है, आपको कहीं पे भी जाना है या कहीं पे भी आप जाते हैं, रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो आपको क्या देता है, रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो सबसे पहले आपको एक मेन्यू देता है, नहीं देता? देता है ना। उसके अंदर प्राइजेस लिखे होते हैं। या कहीं पे भी आप ऑर्डर करते हैं या जूस पीने के लिए जाते हैं और उसमें तो डेफिनेटली वो जूस का आपके प्राइजेस ऑलरेडी बताता है, राइट? यस और नो? ऐसा तो नहीं होता कि कभी आपने जूस बोला है और बोलता रुको लेट मी कैलकुलेट एंड कॉस्ट के कितने हमारे फ्रूट्स लगे हैं, कितनी मेरी उसमें मटेरियल है, कितना लेबर है और कितना एक्सपेंसेस है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता सर, इतनी देर में तो अब चले जाएंगे। सो इसीलिए कॉस्टिंग में एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम जो चीजें होती हैं वो बिफोर प्रोडक्शन। अभी मैंने उत्पादन करा नहीं है साहब, लेकिन आपको एक प्राइस बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल द प्राइस टू योर कस्टमर वेल इन एडवांस। ठीक है, और अगर वो कोटेशन, वो प्राइस पसंद आ गया है कस्टमर को, अगर वो प्राइस कस्टमर को पसंद आता है तभी तो वो आपको ऑर्डर देगा। याद है मटेरियल कॉस्टिंग? तभी तो वो आपको ऑर्डर देगा, और जब वो ऑर्डर देगा डेफिनेटली फिर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर आपकी सारी के सारे अकाउंटिंग टर्म्स चालू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो सारा चलता रहता है एंड सो ऑन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार कॉस्टिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार कि यहाँ पर जो चीजें हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को अपने प्राइसेस ऐसे बताने हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि हमसे ही लोग खरीदें। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके कॉस्टिंग कंट्रोल्स ड्राइवर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, तो और आपको यहाँ पर ना बिफोर हैंड आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिफोर प्रोडक्शन आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में ना यहाँ पे जो चीजें होती है सारी, कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचना भी पड़ता है, एस्टिमेशन भी लगाना पड़ता है, एस्टिमेट भी करना पड़ता है हमारे खर्चों को रिकॉर्ड करने में, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने में। इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए ये जो कॉस्टिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस पे एब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या हो रहा है कि हम पहले अपने देखेंगे हमारे खर्चे एब्जॉर्ब होने में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट लगती है। सो इसीलिए देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कॉस्ट शीट है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज समवेयर आल्सो यू कैन से पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पी सही कर दो सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब एस्टिमेशन, सोच कर कोई चीज अगर आप करते हैं वो एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कॉस्ट शीट हमारी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा, मैं रब कर देता हूँ।
अब आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंतर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाई हमें यहाँ पे उत्पादन के बाद जो चीजें रिकॉर्ड में करनी होती है, जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग, लेजर्स रिकॉर्डिंग ये सारी होती है, वो फाइनल अकाउंट, लेकिन उससे पहले का जो काम होता है वो सारा कॉस्टिंग करके रखता है रेडी। तो ये आइए, तो सर ये शीट कैसे बनेगी, ये कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे हम, हमें ये कॉस्ट शीट बनानी है, इसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में इसका फॉर्मेट बताता हूँ। जिसकी भी बनानी है, ऑफ जो भी कंपनी है, ऑफ XYZ लिमिटेड सो ऑन, और ये किस समय की बना रहे हो, फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं मेरे बच्चे, ये डिपेंड करता है आपके उत्पादन वक्र पर, या उत्पादन साइकिल बोले तो प्रोडक्शन साइकिल पे, ठीक है। पीरियड ऑफ जो भी आपका है, चाहे वो 1 महीने का है, 3 महीने का, 1 साल का, 6 महीने, वट एवर इट इज, ठीक है, उतने समय का आप यहाँ पे इसमें लिख देते हो, ठीक है। फिर आप एक फॉर्मेट ये खींच देते हो, ये फॉर्मेट में पूरा चला जा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। This new method is also for me to work, so please bear with our few of the new techniques if I am failing somewhere, ठीक है, bear me। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, आप जो सोचे आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ध्यान से बस बने रहिए आप हमारे साथ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बच्चे। फॉर्मेट तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यारा फॉर्मेट आपके लिए मैं बना के लेकर आया हूँ। जैसे प्यार से खाना बनता है वैसे ही प्यार से मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने लिख दिया है पर्टिकुलर 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 पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, और फाइनल हमारा यहाँ पे अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दीजिए, सर हमें क्लोज कर दीजिए। बेटे आपको नहीं, ये लाइन हमने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी हमारे खर्चे हैं, अगर आपको याद है प्रीवियस क्लास के अंदर हमारे बेसिक कौन से थे, सबसे पहले पहला पहला जो खर्चा था, जो सर पहला पहला खर्चा है, हाँ मेरे बच्चे, जो पहला पहला खर्चा है वो क्या है सर, वो क्या था, मैं लिख रहा हूँ, देखो लो मैंने लिख दिया है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, जो सबसे पहले हमने बात करी थी वो थी डायरेक्ट मटेरियल्स की, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जो मेरा रॉ मटेरियल लगा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो भी अमाउंट है आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमारी थी, आइए वापस आ जाइए, कौन सी थी मेरे बच्चों, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, डायरेक्ट लेबर। सर दूसरा था डायरेक्ट लेबर, वेरी गुड, डायरेक्ट लेबर। यस, डायरेक्ट लेबर यार, या जैसे जनरली बोले ना आप, वेजेस, वेजेस, ठीक है, वेजेस या ये सारे हमारे जो हम पे करते हैं लेबर को, ये सारी चीजें हमारी डायरेक्ट लेबर में गई। फिर हमारा जाता है तीसरा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से समझना है, इसका आ जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल, जिसमें मुझे पता है मैं किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहा हूँ, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहा हूँ, मुझे पता है, तो दे आर दी चार्जेबल ओवरहेड्स। इनका दूसरा नाम है एमसीक्यू वाले बच्चों, ध्यान से नोट करना है, भूलना नहीं है प्लीज। ये मैंने लाइन मार दी है, सर आप लाइन बहुत अच्छी मारते हो, आप बहुत बुरी लाइन मारते हो। हाँ मेरे बच्चे, मेरे को लाइन मारना नहीं आता, मेरे को सिखा देना आप, ठीक है। ठीक है सर, हम आपको सिखा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये मेरे सबसे पहले खर्चे हुए थे, सबसे पहला पहला एक्सपेंस हुआ था, वो चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो। और मैंने यहाँ पे लाइन मारी, मेरी लाइन सही नहीं गई, तो कोई नहीं, बच्चे बोल रहे हैं हम आपको सिखाएंगे सर लाइन मारना। अच्छा मेरे बच्चों देखो, दिस इज कॉल्ड ए। ए यानी पहला प्राइम, सबसे पहला प्राइम मेरे बच्चों कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉस्ट। क्या होती है, फर्स्ट कॉस्ट होती है। तो ये सारे फर्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट कॉस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं।
फर्स्ट कॉस्ट ये हमारा खर्चा आ गया, हमने लिख दिया, ये लो मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है कुछ। किस चीज की एडजस्टमेंट है सर, किस चीज की एडजस्टमेंट? मेरे बच्चों कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, और यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, देखो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिख लिया MFOS, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री के, फिर ऑफिस के, फिर सेल्स के, एमफोस बोलता हूँ मैं, ये शॉर्टकट याद करने का। तो मैंने सारे डायरेक्टली लिख लिए थे। अब मेरे यहाँ पे जो दूसरा है वो है फैक्ट्री के, फैक्ट्री ओवरहेड। मैं अपने फैक्ट्री के सारे खर्चे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे ही आप फैक्ट्री के खर्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐड करोगे, सर इट्स टू बैड इन लाइंस, आई नो, प्लीज बियर, धीरे धीरे। बी, इट इज कॉल्ड ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा सर, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब सर ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गया, जीएफसी तो निकाल लिया आपने सर। ये जीएफसी क्या है? ये जीएफसी का मतलब, फिर से रिपीट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अब हमें क्या ऐड लेस करना है? ऑफिस का? नहीं बच्चे, फैक्ट्री में एक चीज ध्यान रखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, उन्हें बेटे बोलेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले जब हम इस बार उत्पादन करेंगे, हम उन सभी प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो पिछली बार नहीं बन पाए थे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। जैसे अभी हमारे ये टॉपिक WIP कंडीशन में है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हमने वहां से स्टार्ट करा जहाँ पे हमने आपको छोड़ा था, वो ओपनिंग WIP हमने ऐड कर दी। फिर इसमें से जो इस बार रह गए हैं, कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, हम उनको लेस कर देंगे। इट विल बी लाइक क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को आप घटा दोगे, ये नेक्स्ट टाइम ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही करोगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा लेट सी क्या है सर मेरे बच्चे? ग्रॉस के बाद क्या आता है? नेट आता है सर, इट्स नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना पूछा भी जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क कॉस्ट। देखो वर्कर के लिए होता है ना एक शब्द वर्कर, फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको वर्कर्स बोलते हैं, तो इसलिए ये वर्क कॉस्ट है। ठीक है, मैं ये हटा दिया है, दिख नहीं रहा था, मेरी शक्ल आ रही थी, लीजिए वर्क कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री में सर आप क्या ऐड करने वाले हो? अब मेरे बच्चे देखो, मैंने ऊपर देखा जाए, अगर यहाँ पे फैक्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्ट हो गए, ये M हो गया, F हो गया, O ऑफिस, लेट्स ऐड O, ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हमारे ऑफिस या उसको मेंटेन करने में जो भी हमारा खर्चा है, अकाउंटिंग का, स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारा जो भी हमने खर्चा करा है, वो सारा आप इसमें ऐड कर दोगे। तो एक बार ध्यान से नोट करते रहना है प्लीज। ये हमने, इसके आगे अब क्या आएगा सर? D पॉइंट। तो मैंने बोला देखो, आपने सारे डायरेक्ट ऐड कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फर्स्ट कॉस्ट आ गई, प्राइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ऐड, GFC आया, GFC से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। हमारे कुछ प्रोडक्ट जो हम लास्ट टाइम नहीं बना पाए थे, हम सबसे पहले उन्हें बनाएंगे, उन पे जो खर्चा है वो ऐड कर लीजिए, और जो बच जाएगा, जो बन नहीं पाए, उन खर्चों को यहाँ से हटा दीजिए, वो नेक्स्ट टाइम की प्रोडक्शन साइकिल में आप इंक्लूड करोगे, एज सिमिलर, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पे NFC आ गया, वर्क कॉस्ट। NFC या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है वर्क कॉस्ट, ध्यान रखना है। इसमें आपने ऑफिस और एडमिन के जैसे ही आप ऐड करोगे ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा? इसको इसको आप क्या कहलाओगे? इट इज कॉल्ड एज, ये D मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से हमारा ये चालू कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे D आ जाएगा। D हमारा क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, विच इज कॉल्ड COP।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक सेकेंड ऐसे स्टेट कर देते हैं। तो हमारा डी हो गया। फिर सर इसमें क्या करते हो आप, ऐड कर दो मेरे बच्चे, ये बन गया। इस बार जितना हमारा उत्पादन हो उसकी जो कुल लागत है वो मेरे पास आ गई है। अगर लेट से मैंने 1000 यूनिट बनाई है, 1000 यूनिट बनाई है, उन 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो मेरे पास 100 यूनिट पहले के भी पड़े हैं, 100 यूनिट पहले के भी पड़े हैं, ये लास्ट टाइम के जो मैं बेच नहीं पाया था, जो बेच, तो बेटे ऐड कर दो ना, जो बेच नहीं पाए थे तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दीजिए। यानी कि ओपनिंग, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ, ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक, ओपनिंग फिनिश स्टॉक आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ओपनिंग, देखो जैसे ही आपने ओपनिंग ऐड करा, ये 1000 आपने बनाई, 100 आपके पास पहले थी, तो अब आपके पास बेचने के लिए कितनी यूनिट है, बेचने के लिए कितनी यूनिट है सर? आप बेचने के लिए अगर 1000 पहले थी, 100 या 1100, तो बेटे वही तो है, ये उन 1100 यूनिट्स की कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ध्यान से समझना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सीओपी को ही इसको अज्यूम कर लेते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1000 पहले थी, 100 और आपके पास पहले थी, तो यानी कि हमारे पास 1100 यूनिट है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होगी उसको आप क्या बोलोगे? इन 1100 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब मान लीजिए मैंने इसमें से 900 बेच दी, तो मेरे बच्चे 200 नहीं बिक पाई, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जी सर, तो लेस कर दो, लेस कर दो, इसमें से लेस कर दो। क्या सर लेस कर दूं? क्लोजिंग 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 फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक आप जैसे ही इसमें से घटा दोगे ना, आप जैसे ही घटाओगे ना पहले बच्चों, जैसे ही, तो अब आपके पास क्या आ गया सर? ये 900 यूनिट जो हमने बेची है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, इसको मैंने एक नाम दे दिया एफ। ठीक है, जो आपने सेल करी है उसकी कॉस्ट है ना, उसकी कॉस्ट है ना, तो ये बोलते हैं बेटे, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे वाह सर, अब समझ में आ रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COGS अकाउंट्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं सर, COGS कैसे निकलती? बहुत सरल है, आपको बस कुछ करना थोड़ी है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करो, आपकी COGS आ जाएगी। सर हमारे एमफोज में से एक डिपार्टमेंट का खर्चा रह गया, बाकी हमने सारे जोड़ दिए हैं, तो बेटे वो भी क्यों छोड़े, वो भी ऐड कर दो ना। ठीक है सर, कौन सा डिपार्टमेंट है बेटे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आप ये वाले खर्चे भी इसके अंदर प्लीज ऐड कर दीजिए, ये वाले खर्चे भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे, FGH, एफ के बाद जी आता है, सॉरी, तो ये मेरी फाइनल कॉस्ट होगी। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको क्या बोलोगे आप? कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, COS, COS आ गया है, ये COS आ गया है। इस कॉस्ट ऑफ सेल हमारी फाइनल आ गई है कि हमारा जो माल बेचा है हमने वो कितने का था, वो उसकी कॉस्ट कितने की थी। FGH कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप लेकर एक I लिख दिया। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने इसका पूर्ण विराम डबल। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपने 900 यूनिट, जो ये 900 यूनिट आपने जो बेची है, उसकी जो सारा खर्चा था वो मान लीजिए 5 लाख है, तो ये 5 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, और आपने बेचा है उसे 6 लाख में सेल, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया सर? प्रॉफिट सिंपल 1 लाख रुपए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको सेल्स दे दूं या मैं आपको प्रॉफिट का अमाउंट बता दूं, तो आप यहाँ से इनको कंपेयर करके, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है, प्रॉफिट हो गया हमारा बीच में,
इफ इट इज पॉजिटिव डिफरेंशियल अमाउंट, नहीं तो नेगेटिव है ना, तो वो बेटे लॉस कहलाएगा ना। अगर मान लीजिए मेरे को सेल्स की फिगर पता है तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू है तो वो लॉस कहलाएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पॉजिटिव भी आ सकता है प्रॉफिट के लिए या लॉस हो सकता है नेगेटिव। लीजिए, तो मैंने जो फॉर्मेट आपको बनाया है बहुत ही सिंपल सा है, रिपीट कर लीजिए एक बार फटाफट सभी लोग कि सर ये कॉस्ट शीट कैसे बनता है, सर ये कॉस्ट शीट बनता कैसे है। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कॉस्ट शीट से जरूरी कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है सर वो बता दीजिए नोट्स में, राइट डाउन इन नोट्स, नोट्स में लिख लीजिए कुछ जरूरी बातें। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो क्या है, नंबर वन दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो मैंने बताया था आपको, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जैसे आपने सीखा है कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे कंजम्पशन, ये परचेजेस नहीं है मेरे बच्चे, कंजम्पशन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने कितना मटेरियल यूज करा पूरे एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। बिल्कुल सर, तो हम ये देखेंगे अगर ओपनिंग रॉ मटेरियल है कुछ, ओपनिंग रॉ मटेरियल अगर कुछ है वो आपको देखना है, प्लस परचेज, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल अगर है तो वो आप ऐड कर दोगे इसके अंदर, और अगर इसके बाद कुछ बच जाता है तो वो घटा दोगे। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, सिंपल, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज कि सर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ना हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता। अच्छा मेरे बच्चे, तो पहली चीज क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालना है, आप सबसे पहले उसके लिए जरूरी क्या है, आप एक रिलेशन समझे कि आपने कितने यूनिट बेचे हैं, सेलिंग यूनिट्स कितनी है, आपने बेचा कितना है। तो अभी आपने मुझे बताया था ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश्ड यूनिट। बेटे बच्चे ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, किसमें है, अमाउंट में है क्या, नहीं सर ये तो यूनिट्स में है। सर ये यूनिट्स में कि आपने बेचा कितना, कैसे बताया था, किसी बच्चे ने मुझे बताया था सर ओपनिंग कितना था, फिर हमने उत्पादन कितना करा, प्रोडक्शन उस साल या उस ऑपरेटिंग साइकिल में। और अगर हम उसमें से, मैं अपनी फोटो को इधर करता हूँ, अगर हम उसमें से माइनस कर दें, सर क्या माइनस कर दें मेरे बच्चे, जो नहीं बेचे ना अपने, क्लोजिंग, क्लोजिंग फिनिश्ड यूनिट्स को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आपका क्या निकल के आ जाएगा, कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला है पूरा यूनिट्स में। अब जरा ध्यान से समझे तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जैसे मैंने बोला ये एक 900 यूनिट आपने बेचे थे, सॉरी 900, पहले हमारे पास 100 थे, फिर हमने 1000 बनाए, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू जो है एक्स की वो कितनी होगी। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर ये तो 200 यूनिट आ रहा है। अब अगला प्रश्न आता है सर ये 200 यूनिट की जो वैल्यू है इन अमाउंट, इन अमाउंट वो कितनी है। तो इधर आ जाओ मेरे बच्चों, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अब ये अमाउंट में है यूनिट्स में नहीं। उसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इधर देखो, इधर अगर मैंने आपसे बोला था आपने उस वर्ष में 1000 यूनिट बनाए हैं और उनको बनाने का जो खर्चा है वो 1,00,000 रुपए है, अगर 1,00,000, तो 1000 यूनिट बनाए हैं, 1,00,000 आपने खर्च करे, यानी पर यूनिट हटा दो 1000 से 1000, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए आ गई। और अगर आपके पास 200 यूनिट बचे हैं, 200 यूनिट बचे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी सर, हम बताएंगे 200 को 100 से गुणा कर दो तो सर ये 20,000 रुपए आ जाएगा। बस बचे, यही तो है क्लोजिंग स्टॉक, यही तो है क्लोजिंग स्टॉक। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट सिंपल लॉजिक है। बच्चे इसको याद कर सोचते हैं कि कैसे खरीदते, फॉर्मूले फॉर्मूले कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। आप ऐसे देखो, मैं बताता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, फिर से देखो, इधर देखो, आप यहाँ पे लिखो कॉस्ट, कॉस्ट रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट में है ये, डिवाइडेड बाय
प्रोडक्शन यूनिट्स, ये यूनिट्स में ऊपर अमाउंट है, अमाउंट है, इससे क्या निकल के आ गया, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा होता है। जैसे ये था कि यहाँ पे 1 लाख रुपए आया, नीचे 1000 आया, तो 100 रुपए निकल गया। इनटू कर दीजिए किससे, इनटू कर दीजिए इससे, क्लोजिंग क्लोजिंग फिनिश्ड यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश्ड यूनिट्स। तो आपका वो रुपीस में कैलकुलेट, देखिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है कॉस्ट शीट में। अगर आपको बेसिक लॉजिक समझ में आता है तो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज ये नोट्स में जरूर ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसके क्वेश्चंस के हेल्प से आपको ये समझा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर ना कैटेगरीज बहुत सारी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो एक चीज ध्यान रखना है। और एमसीक्यूज के लिए बच्चों के लिए एक प्रश्न आता है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, बेटे कन्वर्जन का मतलब क्या है, किसी मटेरियल को प्रोडक्ट के अंदर जो बदलाव का जो खर्चा है ना मेरे बच्चे, नाम सुनो कन्वर्जन, उसमें कन्वर्ट करने की कॉस्ट, जो भी मटेरियल तो खरीद लिया वो एक अलग बात है, लेकिन मटेरियल खरीदने के बाद का जो सारा प्रोसेस है, यहीं पे तो गलती कर देते हैं आप, यहीं पे एमसीक्यू वाले बच्चे गलती कर देते हैं आप। यहाँ से यहाँ पे जो खर्चा हुआ है ना, ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है, क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट है। तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती है, कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती है। अब समझ में आ गया है। तो इसके अंदर आपके जो प्राइम कॉस्ट है, अगर मैं बोलूं उसमें से मटेरियल हटा दिया जाए तो कौन कौन सी थी सर, एक तो डॉक्टर लेबर था, डॉक्टर नहीं है मेरे बच्चे, डायरेक्ट है, प्लस सर हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, प्लस ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर कोई प्रोडक्शन ओवरहेड है वो आप ऐड कर दोगे तो ये कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। ये एमसीक्यूज वालों के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। अब ये ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट हमारा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कमिंग क्लासेस में, ऐसे हो जाएगा चुटकी बजा के, ऐसे सिंपल है, लेकिन आपको बने रहना है, ध्यान रखना, रिविजन करनी है, जितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो भूलना नहीं है, आपको लाइक करना है उसी टाइम पर, और शेयर करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं जिसमें आपको लगता है। बिल्कुल स्वार्थी नहीं बनना है, यहाँ पे मानव कल्याण है, स्वार्थी बनोगे तो पाप के भोगी कहलाओगे। आपको इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बनाए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, 3 बार बोलना है, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। Take care. God bless you all. Thank you so much.